28 जनवरी 2026 सुबह के ठीक 8:45 बारामती के रनवे पर एक प्लेन लैंडिंग की तैयारी कर रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ बदल गया। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता अजीत पवार का विमान अचानक रडार से गायब हो गया और फिर सुनाई दी एक जोरदार धमाके की गूंज। आखिर उस आखिरी कॉल में पायलट ने क्या कहा था? क्या वह घना कोहरा सिर्फ एक कुदरती चुनौती थी या उसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जो अभी तक सामने नहीं आई? सोशल मीडिया पर थ्योरीज का बाजार गर्म है, लेकिन सच क्या है? आज के इस वीडियो में हम सनसनी से हटकर उन 3 बड़े सवालों की पड़ताल करेंगे जिनका जवाब पूरा महाराष्ट्र जानना चाहता है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे देश के इस दिग्गज नेता और शहीद हुए क्रू मेंबर्स के सम्मान में कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। अजीत पवार सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति का एक ऐसा स्तंभ थे जिनके इर्द गिर्द राज्य की सत्ता की बिसात बिछी रहती थी। उनका राजनीतिक कद इस बात से आंका जा सकता है कि वे कई बार राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे और वित्त मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग को अपनी उंगलियों पर चलाया। वे अपनी कड़क कार्यशैली, सुबह जल्दी काम शुरू करने के अनुशासन और रिजल्ट ओरिएंटेड राजनीति के लिए जाने जाते थे। चाहे वो विकास कार्यों के लिए फंड जारी करना हो या गठबंधन की जटिल राजनीति को संभालना, अजीत पवार का कोई विकल्प नहीं था। इस विमान हादसे ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे महाराष्ट्र को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम यानी राजनीतिक शून्यता पैदा हो गई है। उनके जाने का असर सिर्फ उनकी पार्टी एनसीपी पर ही नहीं, बल्कि मौजूदा गठबंधन सरकार की स्थिरता पर भी पड़ सकता है। वे एक ऐसे नेता थे जो विपक्षियों के बीच भी अपनी प्रशासनिक सूझबूझ के लिए सम्मान रखते थे। 28 जनवरी 2026 की उस सुबह सब कुछ किसी आम दिन की तरह ही शुरू हुआ था। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को बारामती में एक महत्वपूर्ण जिला परिषद चुनाव की रैली और कुछ विकास कार्यों का उद्घाटन करना था। चलिए उस सुबह की घड़ी की सुइयों के साथ चलते हैं और देखते हैं कि आखिर रनवे पर क्या हुआ था। सुबह 8 बजे मुंबई का जुहू एयरड्रोम, आसमान साफ था और मौसम उड़ान के लिए बिल्कुल अनुकूल बताया जा रहा था। अजीत पवार अपने निजी स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों के साथ एयरपोर्ट पहुंचे। सफेद रंग का लियरजेट 45, जो अपनी रफ्तार और सुरक्षा के लिए जाना जाता है, रनवे पर तैयार खड़ा था। सुबह 8:10 पर विमान ने रनवे से उड़ान भरी। मुंबई एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रिकॉर्ड के मुताबिक टेक ऑफ पूरी तरह नॉर्मल था। विमान ने अपनी तय ऊंचाई हासिल की और पुणे बारामती की तरफ रुख किया। विमान में सवार सभी 5 लोग बेखबर थे कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। 8:30 AM विमान बारामती के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करता है। मुंबई के मुकाबले बारामती में उस वक्त लोकल वेदर डिस्टर्बेंस की वजह से अचानक कोहरा गहराने लगा था। विजिबिलिटी तेजी से गिरकर 500 मीटर से भी कम रह गई थी। 8:38 AM पायलट ने बारामती एटीसी से संपर्क किया और लैंडिंग की अनुमति मांगी। एटीसी ने विजिबिलिटी कम होने की चेतावनी दी थी, लेकिन बताया जाता है कि पायलट ने लैंडिंग का प्रयास करने का फैसला किया। विमान रनवे के काफी करीब आ चुका था। सुबह 8:42 पर लैंडिंग की पहली कोशिश। कोहरा इतना घना था कि पायलट को रनवे की लाइट्स ठीक से नजर नहीं आ रही थीं। ठीक इसी वक्त पायलट ने गो अराउंड का फैसला लिया, यानी विमान के पहिए जमीन को छूने ही वाले थे कि अचानक इंजन की पावर बढ़ाकर विमान को दोबारा ऊपर की ओर खींच लिया गया। 8:44 AM यह वो सबसे भयानक समय था। दोबारा ऊपर जाते समय विमान की ऊंचाई और संतुलन में कुछ गड़बड़ी महसूस की गई। रडार पर विमान की स्पीड और एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई अचानक अस्थिर होने लगे। एटीसी ने पायलट को पुकारा, लेकिन दूसरी तरफ से सन्नाटा था। 8:45 AM रनवे से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक खेत के ऊपर विमान अनियंत्रित होकर गोता खाने लगा और फिर एक जोरदार धमाका। विमान जमीन से टकराते ही आग के गोले में तब्दील हो गया। जब लपटें शांत हुईं और धुएं का गुब्बार हटा तो रेस्क्यू टीम ने मलबे के ढेर में जिंदगी की तलाश शुरू की। हर किसी को एक चमत्कार की उम्मीद थी कि शायद कोई बच गया हो, लेकिन दोस्तों,
उस दिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा इतना भीषण था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जमीन से टकराने की तेज रफ्तार और तुरंत लगी आग ने बचने की हर उम्मीद खत्म कर दी। दुखद सच्चाई यही है, कोई नहीं बचा। 5 की मौके पर ही मौत हो गई। शवों की हालत इतनी खराब थी कि पहचान DNA टेस्ट और निजी सामान से करनी पड़ी। ये सिर्फ 5 लोगों की मौत नहीं थी, बल्कि एक पल में उजड़े परिवार और महाराष्ट्र के लिए एक अपूरणीय राजनीतिक क्षति थी। किसी भी विमान हादसे के पीछे अक्सर 2 ही बड़े कारण होते हैं। पहला, कुदरत का मिजाज, और दूसरा, मशीन की अपनी सीमाएं। अजीत पवार के इस हादसे में भी यही दोनों पहलू सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर उस दिन बारामती के आसमान में हुआ क्या था। सबसे पहले बात करते हैं बारामती के मौसम की। 28 जनवरी की सुबह उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं और स्थानीय नमी की वजह से महाराष्ट्र के कई हिस्सों में रेडिएशन फॉग का असर था। मौसम विज्ञानियों के अनुसार उस सुबह विजिबिलिटी अचानक घटकर बहुत कम रह गई थी। विमानन की भाषा में इसे इंस्ट्रूमेंट मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस कहते हैं, जहां पायलट अपनी आंखों से सामने नहीं देख सकता और उसे पूरी तरह विमान के उपकरणों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वर्टिगो या स्पेशल डिसोरिएंटेशन का खतरा बढ़ जाता है, जहां पायलट को जमीन और आसमान के बीच का अंतर समझ पाना मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं उस मशीन की जिस पर यह सफर तय हो रहा था, लियरजेट 45। यह एक बहुत ही भरोसेमंद और हाई परफॉर्मेंस बिजनेस जेट माना जाता है। इसकी रफ्तार और ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता इसे वीवीआईपी सफर के लिए पसंदीदा बनाती है। लेकिन हर मशीन की तरह इसकी भी कुछ चुनौतियां हैं। लियरजेट 45 अपनी तेज लैंडिंग स्पीड के लिए जाना जाता है। जब विजिबिलिटी कम हो और पायलट को अचानक गो अराउंड करना पड़े, तो विमान के इंजन पर अचानक बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। गो अराउंड का जोखिम जब विमान रनवे के बहुत करीब होता है और पायलट को अचानक ऊंचाई बढ़ानी पड़ती है, तो इसे विमानन की सबसे संवेदनशील प्रक्रियाओं में से एक माना जाता है। अगर इस दौरान विमान की पिच यानी झुकाव बहुत ज्यादा हो जाए या इंजन की पावर में मामूली सी भी देरी हो, तो विमान स्टॉल हो सकता है, यानी वह हवा में अपनी पकड़ खो देता है। विशेषज्ञों का एक सवाल यह भी है कि क्या उस सुबह विमान के एंटी आइसिंग सिस्टम में कोई खराबी थी, क्योंकि अत्यधिक कोहरे में पंखों पर बर्फ जमने से विमान भारी हो सकता है और उसका नियंत्रण बिगड़ सकता है। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि DGCA की आधिकारिक रिपोर्ट अब भी आनी बाकी है। हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वह विमानन विशेषज्ञों के शुरुआती आकलन और उपलब्ध डेटा पर आधारित है। क्या यह वाकई सिर्फ कुदरत का कहर था, या लियरजेट 45 के सिस्टम में कोई ऐसी खामी रह गई थी जिसे पहचाना नहीं जा सका? इन सभी तकनीकी पहलुओं की जांच फिलहाल जारी है। हादसे के कुछ ही घंटों बाद जांच टीम को मलबे से एक ऐसी चीज मिली जो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की चाबी है, विमान का ब्लैक बॉक्स। आपको बता दें कि नाम के विपरीत यह बॉक्स नारंगी रंग का होता है ताकि मलबे में आसानी से दिख सके। इसमें 2 मुख्य हिस्से होते हैं, CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो पायलटों की बातों को रिकॉर्ड करता है, और FDR फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो विमान की स्पीड और इंजन की हालत का डेटा रखता है। अब सबसे बड़ा रहस्य यहीं से शुरू होता है। बारामती ATC के रिकॉर्ड के मुताबिक पायलट से आखिरी बार बात सुबह 8:42 बजे हुई थी। उस वक्त पायलट की आवाज में कोई घबराहट नहीं थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, विजिबिलिटी लो, एग्जीक्यूटिंग गो अराउंड। इसके बाद अगले 3 मिनट तक ATC लगातार पायलट को कॉल करता रहा, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ सन्नाटा था। विमानन नियमों के अनुसार अगर विमान में कोई भी तकनीकी खराबी आती है तो पायलट को तुरंत मेडे 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 या स्क्वैक 7700 का कोड भेजना होता है। यह एक अंतरराष्ट्रीय इमरजेंसी सिग्नल है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस हादसे में ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं भेजा गया। आखिर क्यों? इसके पीछे 2 मुख्य थ्योरीज हो सकती हैं, जिनकी अभी जांच चल रही है। पहली है सडन इवेंट। क्या विमान में कुछ इतना अचानक और भयानक हुआ कि पायलटों को रेडियो का बटन दबाने तक का मौका नहीं मिला? दूसरी, टेक्निकल साइलेंस। क्या विमान का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम या रेडियो अचानक फेल हो गया था? विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पायलट ने मेडे
नहीं कहा तो इसका मतलब है कि या तो वो आखिरी पल तक विमान को बचाने की कोशिश में इतने व्यस्त थे कि बात नहीं कर पाए, या फिर स्थिति इतनी तेजी से बिगड़ी कि सोचने का समय ही नहीं बचा। ब्लैक बॉक्स की जांच के लिए इसे दिल्ली की लैब में भेजा गया है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि जब तक इसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आती, पायलटों की आखिरी बातचीत को लेकर किए जा रहे दावे केवल अटकलें हैं। सरकारी नियमों के मुताबिक जब भी कोई वीआईपी यानी उप मुख्यमंत्री स्तर का नेता सफर करता है तो Z+ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का पालन अनिवार्य होता है। इसमें विमान की उड़ान से पहले की गई प्री फ्लाइट मेंटेनेंस, पायलटों का मेडिकल चेकअप और रूट का सुरक्षा ऑडिट शामिल होता है। जानकारों का कहना है कि इतने कड़े पहरे के बीच किसी भी बाहरी छेड़छाड़ की गुंजाइश न के बराबर होती है। सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों के जवाब में प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जब तक DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, अपनी विस्तृत रिपोर्ट नहीं सौंप देता, तब तक किसी भी साजिश की बात करना निराधार है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि क्या बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान कोई सुरक्षा चूक हुई थी। लेकिन यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि अफवाहें फैलाना न केवल कानूनन गलत है, बल्कि यह चल रही जांच को भी प्रभावित कर सकता है। सरकारी प्रोटोकॉल के तहत हर एंगल, चाहे वो फ्यूल की क्वालिटी हो या नेविगेशन सिस्टम, सबकी बारीकी से जांच की जा रही है। अजीत पवार का जाना महाराष्ट्र की राजनीति के एक युग का अंत है। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने दशकों तक राज्य की नीतियों को आकार दिया। आज पूरा महाराष्ट्र शोक में है और उन सभी परिवारों के साथ खड़ा है जिन्होंने इस हादसे में अपने अपनों को खोया है। हम उम्मीद करते हैं कि जांच एजेंसियां पूरी पारदर्शिता के साथ इस हादसे की सच्चाई को जल्द ही सामने लाएंगी, ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को टाला जा सके। जब तक आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आती, हमें संयम बनाए रखना चाहिए और अफवाहों से बचना चाहिए। वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक करें ताकि ये आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और शेयर करें ताकि चर्चा सिर्फ कमेंट्स तक सीमित न रहे। ऐसी ही फैक्ट बेस्ड और गहराई से की गई रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।